Hello everyone, welcome you all to my YouTube channel. So let's start with the fourth session of French Revolution class 9th history. Today we are going to talk about the women revolution. जैसे कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन अभी तक मैंने जो आप लोग को पढ़ाया है उसमें क्या हमने देखा कि वोटिंग राइट्स जो हैं, बाकी ये सारी चीज़ें उसमें एक्टिवली जो पार्टिसिपेट करते थे वो मैक्सिमम दे आर मेन। ठीक है, वुमेंस को कैटेगरी में नहीं रखा जाता, उनको उतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी। तो हम अब देखेंगे कि धीरे धीरे वो सिचुएशन कैसे इम्प्रूव हुई। ठीक है, तो रोल ऑफ वुमेन इन रिवॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। वुमेन देखो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी उस टाइम में, मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे वो लोग उस टाइम में। इम्पॉर्टेंट चेंज लाइक फ्रेंच सोसाइटी में, क्यों? क्योंकि जैसे उन लोग को फाउंडेशन दी गई थी, उसके साथ साथ जो उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कवर अप किया, जो पूरा किया, ओवरऑल कंप्लीट किया, वो काफ़ी समझो तो काबिल तारीफ़ था। ठीक है, और उस टाइम में जो मैक्सिमम वुमेन जो बिलोंग करती थी थर्ड स्टेट की, जो वर्क करती थी, थर्ड स्टेट जो था उसमें नॉर्मल फैमिलीज़ की थी जैसे और जब नॉर्मल फैमिलीज़ की थी, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थी, कुछ पार्ट के ही, मतलब कुछ ही फैमिलीज़ के एजुकेटेड वुमेंस थी। वो लोग क्या करती थी, वो लोग जैसे कि उन लोगों का जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के साथ था उन लोग के साथ रिलेशन बनते आता था, लेकिन मोस्ट ऑफ द वुमेन बिलोंग्स टू द थर्ड स्टेट। अब उनके हिसाब से जो जॉब्स, पढ़ी लिखी नहीं थी तो जो जॉब्स भी बहुत छोटे मोटे काम करती थी, दूसरों घर में काम करना, जैसे फ्लावर वेंडर्स, लॉन्ड्री वाला काम, ड्रेस बनाने का, फ्रूट्स वेजिटेबल वेंडर्स, ये सारी चीज़ें वो लोग करते थे। ठीक है, बड़े बड़े घरों में वो लोग सर्वेंट का काम करते थे। ठीक है, जाके काम करते थे, खाना बनाते थे, और बाकी स्टेट के जो लोग थे। ठीक है, अब बाकी जो डॉटर्स बची, जो वुमेंस थी, वो सारी नोबल फैमिली की, मतलब वेल्दियर फैमिली की थी, जो और कुछ ही थी जो उसमें थर्ड वाली भी थी। तो मतलब ओवरऑल मिला के कह सकते हैं कि वुमेंस को बस वोटिंग राइट्स और ये सारी चीज़ें नहीं दी गई थी। ठीक है, जिसके वजह से एजुकेशन वगैरह इन सब चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता था, वो लोग नहीं पढ़ पाते थे, फिर भी बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी वो हर चीज़ों में। ठीक है, जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती थी वो अपनी फैमिली को अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश करती थी। ठीक है, तो धीरे धीरे वुमेन क्लब भी बनना शुरू हुआ फ्रांस में। वुमेन इन फ्रांस वर डिसअपॉइंटेड विद द कंस्ट्रक्शन, जो 1791 में जो रूल बनाया गया था, तो समझो तो कि वुमेन्स को एक पैसिव सिटीज़न मान लिया गया था। पैसिव सिटीज़न मतलब कि जिनके पास कोई भी पॉलिटिकल राइट्स ना हो। ठीक है, आप वोट नहीं कर सकते, आप मतलब इलेक्शंस में, असेंबली में आप अपने व्यूज़ नहीं रख सकते। ठीक है, पॉलिटिकल ऑफिस में कोई भी ऐसे इवेंट, असेंबली होल्ड होती है, आप वहाँ नहीं जा सकते। तो बहुत सारी चीज़ों से उनको हटा दिया गया था। ठीक है, उनके ओन व्यूज़ जो थे, उनके जो डिमांड्स थे, ठीक है, ये सारी चीज़ें बंद हो गई थी। ठीक है, तो अब धीरे धीरे जो वो लोग एक अपना ग्रुप बनाते गए, तो समझो क्या कि एक क्लब बना to express their own views and demand. Women started their own political club and newspaper. About 60 women's club came up in different city of France. ठीक है, अलग अलग सिटीज़ से फ्रांस के, मतलब कि समझो तो 60 वुमेन जो थी वो इस टाइम में एक क्लब स्टार्ट करी, जो वहाँ पे लोग अपना व्यूज़ दे सकते हैं। ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टी से मतलब कनेक्ट हो, पॉलिटिकल क्लब एक बना दिया गया था। ठीक, फिर धीरे धीरे एक लॉ पास किया गया जो वुमेन्स की कंडीशंस को इम्प्रूव कर सके। ठीक है, उसमें देखो रूल क्या बनाया गया, कुछ जब ईयर पास हुआ और फिर जब रिवोल्यूशन एक्टिविटीज़ जब आई और फिर बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स जब एक्टिवली पार्टिसिपेट किए, तो कहीं ना कहीं बाकी सबको लगा कि हाँ, वो लोग हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में हमारा हेल्प कर सकती हैं। ठीक है, इसके लिए क्या किया गया, कुछ रूल्स आई। दे गेन एक्सेस टू एजुकेशन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट स्कूल्स एंड अ सिस्टम ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन फॉर गर्ल्स। ठीक है, कंपल्सरी एजुकेशन, और फिर सबके लिए एजुकेशन क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, सब अब लोग पढ़ सकते हैं। जो मैरिज की कंडीशन थी, अब क्या मतलब कि सिर्फ फादर या फिर फैमिली के फोर्सफुली ऐसे वो शादी नहीं, मतलब कि उनकी भी मर्ज़ी, और ये उस टाइम में वो अब लोग बता सकते थे, कर सकते थे। जो डिवोर्स वाला सिस्टम था वो सिर्फ मेन को लेने का हक नहीं था, वुमेंस के भी राइट्स को, वो उसके व्यूज़ को भी देखा जाता था उस टाइम में। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे उनको ट्रेन, अब देखो पहले के जो जितनी वुमेंस
वुमेन्स थी वो जब कोई काम करती थी तो वो अपने लेवल पे करती थी, उन्हें कोई अलग से ट्रेन नहीं करता था उस चीज़ के लिए। लेकिन अब क्या, अब उन्हें ट्रेन किया जाता है कि हाँ आप मतलब और कुछ आप प्रोडक्टिव, मतलब आप लोग प्रोडक्टिव ग्रुप के हो, आप लोग कुछ मतलब इतना एक्टिवली आप लोग पार्टिसिपेट करते हो, आप कुछ ना कुछ बेटर कर सकते हो। तो उनको इस चीज़ के लिए फिर नए नए जॉब्स के लिए क्या करने लगा, ट्रेनिंग दी जाने लगी, ठीक है। अब वो आर्टिस्ट बन सकते हैं, ठीक है, वो स्मॉल बिजनेस वुमेन बन सकती हैं, ठीक है, छोटे छोटे बिजनेसेस वो रन करा सकती हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे इतना सब टाइम बदला तो फिर फ्रेंच वुमेन्स जो हैं गॉट राइट टू वोट, ठीक है, वो लोग वोट जो देने वाला हक था उन्हें वो चीज़ फाइनली मिल गई। वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स वाज कंटिन्यूड थ्रू द नेक्स्ट 200 ईयर्स इन मेनी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। और ये सिर्फ वहीं पे नहीं था, हमारे विश्व के बहुत सारे मतलब कि पूरे हमारे वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ थी जिनके साथ ये वाली सिचुएशन चलती थी, ठीक है। उस टाइम में देखो क्या जो गवर्नमेंट का ऑर्डर था उस टाइम में, समझो तो कि ये इतना लॉन्ग टाइम तक चला कि 20th सेंचुरी वो पूरा ये एक समझो तो इंटरनेशनल सफ्रेज मूवमेंट था इस टाइम में। लोगों को मतलब वुमेंस की जितनी स्ट्रगल्स थी, ये सारी वुमेंस इतनी परेशान होती थी, उनको एजुकेशन नहीं और ये नहीं, तो धीरे धीरे इन सबको पूरा फ्री करने का समझो तो ये लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी तक ये इसको सफ़र किए, जिसको हम इंटरनेशनल सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। और फाइनली फ्रेंच में तो 1946 में जाके वुमेंस को राइट मिला वोट करने का, ठीक है। अब देखें जो द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी देखो बहुत ही मतलब एक इस टाइम में ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बना। उस टाइम देखो क्या होने लगा, धीरे धीरे जब फ्रेंच कॉलोनरीज मतलब बनने लगी, कॉलोनियल मतलब या फिर कॉलोनीज़ हम कह सकते हैं कि जब भी कोई ऐसी मतलब कि कोई बहुत ही रूलिंग और पावरफुल कंट्री जब किसी और कंट्री को कंट्रोल कर लेती है, रूल कर लेती है, उस पर अपना हक जताने लगती है, जैसे कि हम लोग कॉलोनियल जानते हैं ब्रिटिश के, ठीक है, ब्रिटिश वाले हमारे ऊपर रूल करते थे, ठीक है। तो फिर जैसे हमारा जो इंडिया हुआ वो कॉलोनी माना जाएगा, ठीक है, किसका, ब्रिटिशर्स का। अब देखो ऐसे ही द फ्रेंच कॉलोनीज़ इन द कैरिबियन, लाइक फ्रेंच की कॉलोनी जो कैरिबियन सी की थी वो थी मार्टिनिक, ठीक है, ग्वाडेलूप, सैन डोमिंगो, ठीक है, ये सारी जो थे इंपॉर्टेंट सप्लायर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लायर्स थे, किस चीज़ के, टोबैको के, इंडिगो के, शुगर के और कॉफ़ी के, ठीक है। द फ्रेंच नीडेड वर्कर्स, अब इस चीज़ के लिए, ये सारे काम करने के लिए वर्कर्स चाहिए थे। अब उतनी दूर, अब लोगों को ये था कि हम अपनी लग्जरी छोड़ के उतनी दूर काम करने के लिए क्यों जाएं, ठीक है, मतलब समझो तो वर्कर्स नहीं मिलते थे उन लोगों को काम करने के लिए। चाहे जैसे अगर फ्रेंच को बढ़ाना था तो ये सारे काम करने के लिए, वहाँ से सब चीज़ें गुड्स उसके कुछ प्रोडक्शंस बढ़ाने के लिए हाँ उन्हें लेबर्स की ज़रूरत थी, और लेबर्स कोई मतलब ऐसे काम करने को रेडी होता नहीं था। तो एक एरिया बनाया गया, ठीक है, मतलब यूरोपियंस को डू नॉट वांट टू वर्क इन डस्ट वाले एरिया में जहाँ पे जानते नहीं है बहुत दूर जाके, तो कुछ ऐसा मिलता नहीं था। तो एक स्लेव बनाया गया किसके बीच में, यूरोप के, अफ्रीका के और अमेरिका के। ये एक ट्रायंगल बनाया गया 17th सेंचुरी में, जिसको ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड कहते हैं। इसमें क्या होता था, फ्रेंच मर्चेंट्स सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बोर्डोक्स और नैंस ऑफ द अफ्रीकन कोस्ट, अफ्रीका में, या मतलब कि फ्रेंच मर्चेंट्स जो थे समझो तो वो लेबर्स बेचते थे, ठीक है, एक शिप आती थी, उन लेबर्स को रखती थी उसमें, मतलब पोर्ट करते थे, और फिर वो शिप पूरे 3 महीने तक चलती थी, और समझो तो उन्हें बिल्कुल बहुत ही बुरा मतलब एज अ स्लेव ट्रेड किया जाता था, बहुत ही बुरी कंडीशन के साथ उनको रखा जाता था, लाइक एनिमल्स जैसे बिहेव करते हैं वैसे, वैसा उन लोगों को पूरे टाइम पीरियड के लिए रखा जाता था। अब उसके बाद से उनको पूरा टाइटली पैक करके कोई भी आपको कोई भी फैसिलिटी और कोई ये चीज़ें कुछ भी नहीं दी जा रही हैं। 3 महीने तक पूरा लॉन्ग टाइम तक उनको उस पर रखा जाता था। उसके बाद से जब वो पोर्ट हो जाते थे तो फाइनली मतलब अफ्रीका में वहाँ पे ले जाके छोड़े जाते थे जहाँ पे वो लोग जाके काम करते थे। तो इससे यूरोप का, फ्रेंच, इन सब का बिज़नेस और ये ट्रेड तो बहुत ज़्यादा बड़ा। धीरे धीरे ऐसे ही जब वो लोगों को ले जाके वहाँ पे ऐसे ट्रीट करके फिर उसके बाद से उनसे मतलब कोई भी काम करवाते थे, कुछ भी करवाते थे, ठीक। तो ये सब इसी को हम बोले ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, जिसमें ये 3 जगह थे, आपस में पूरा ये लोग क्या करते थे, ट्रेड करते थे और लेबर्स को ऐसे लेके आते थे। तो ये बहुत ही बुरा कंडीशन उस टाइम में हो गया था। मतलब स्लेवरी सिस्टम जो थी
लोगों को समझो तो मतलब लोगों को लोगों की तरह ट्रीट नहीं किया जाता था उस टाइम में। उन्हें मज़दूर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब 3 महीने तक उन्हें पूरा प्रेशर दिया था, टॉर्चर किया जाता था बहुत ज़्यादा। 18th सेंचुरी देयर वाज अ लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस में फिर 18th सेंचुरी में एक थोड़ा सा आया जो क्रिटिसाइज़ किया कि नहीं ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है हमारे इकोनॉमी में, मतलब ये नहीं होना चाहिए। तो धीरे धीरे फिर स्लेवरी ख़त्म होती गई, ठीक है। इन कॉलोनीज़ ये सारी चीज़ें क्या होती गई, ख़त्म होती गई। मतलब समझो तो जब नेपोलियन आया लगभग कि एक डिकेड तक ये चली होंगी, 10 ईयर्स के बाद से जब नेपोलियन री इंट्रोड्यूस हुआ तो स्लेवरी सिस्टम को, ये सारी चीज़ों को जो ओन कर लेते थे, ठीक है, ये सारी चीज़ को इलीगल बोल दिया, इसको हटा दिया, ठीक है। कन्वेंशन जब पास हुआ 1794 इट डिक्लेयर्ड स्लेवरी इलीगल एंड फ्रीड ऑल स्लेव। सबको छोड़ दिया गया कि जाओ अब आप अपने घर जाके रह सकते हो, आप अपने घर जा सकते हो, इन सबको छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद से फाइनली उस टाइम में 1848 में पूरा ये जो स्लेवरी सिस्टम था वो क्या हुआ, ख़त्म हुआ। लोग अपने अपने घर गए, ठीक है। अब बहुत नॉर्मल रूटीन होने लगा, क्या कि रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ बहुत ही इजी, ठीक है। उस टाइम में क्या मतलब कि आफ्टर 1789 मेनी चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस हुए वुमेंस की लाइफ में, चिल्ड्रंस की लाइफ में। फ्रांस में, पूरे फ्रांस में एक रिवॉल्यूशनरी मतलब गवर्नमेंट आई जो बहुत लिबर्टी के साथ, ठीक है, लोगों के साथ रहती थी और बहुत अच्छे अच्छे सोर्सेज उनको प्रोवाइड करवाती थी। अब सब लोग फ्री थे काम करने के लिए उस टाइम में। मतलब कि इस एबॉलिशन जो डिक्लेरेशन हुआ, राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीज़न हुआ, फ्रीडम ऑफ स्पीच हुआ, एक्सप्रेशन बिकम अ नेचुरल राइट ऑफ मैन, ये सारी चीज़ें लेके आई गई, इंट्रोड्यूस हुई नई नई चीज़ें। अब दिस लेड टू द ग्रोथ ऑफ, अब इसकी वजह से क्या क्या बढ़ा, न्यूज़पेपर की ग्रोथ, पैम्पलेट्स, बुक, प्रिंटेड पिक्चर्स, बहुत सा। क्यों? क्योंकि अब मैन और वुमेन दोनों एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे। जो भी डिस्कस होता था, जो भी इवेंट्स होते थे वो फ्रांस में जो होते थे वो सबके बेसिस पे, सबको सोच के, सबकी भलाई के लिए किए जाते थे। फ्रीडम ऑफ द प्रेस गिव वॉइस टू ओपिनियंस एंड काउंटर ओपिनियंस, ठीक है। अब जिसको राजा के हित में बात करनी थी, जिसको अपने लिए बातें करनी थी, राजा के साइड में जाना था। मतलब जो मोनार्च सिस्टम था, लेकिन उस टाइम में ये था कि अब लोगों की चॉइस के हिसाब से होगा। आप अगर आप जाना चाहते हो उस साइड में तो आप बिल्कुल जाओ, आपको कोई भी नहीं रोकेगा। आप अगेंस्ट में जाना चाहते हो तो आप बिल्कुल जाओ, आपको कोई नहीं रोकेगा। मतलब यू आर फ्री, फ्रीडम उस टाइम में आ गई थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत, मतलब समझो तो बहुत सारे हीरोज़ चेंज हुए हैं, बहुत कुछ हुआ। उसके बाद से वुमेन्स जो हैं इतने टाइम से, वो टाइम पीरियड से वो लोग फाइट कर रही थी और फाइनली इस टाइम में जाके उनको रिलीफ मिला और बाकी लोगों को भी एक जो होता है कि नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह ट्रीट किया जाने लगा। जो भी ट्रेड वगैरह जिसका जिसमें मन लगे वो काम करे, ठीक है। तो ये ऐसे स्टार्ट हुआ और ऐसे ख़त्म हुआ, ठीक है। तो ये सारी वीडियोस आप ज़रूर देखना। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट योर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ओके। सो स्टूडेंट हु आर वाचिंग दिस वीडियो and if you have not watched the previous videos, I suggest you to please go through those videos, okay, because those videos are very helpful for you. आप बहुत इजीली सारे चैप्टर्स का, मतलब सारे पार्ट्स का आप समरी देख सकते हो, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चंस होंगे बहुत इजीली लाइक अ स्टोरी आप उसको ट्रीट करके आप उसको राइट कर सकते हो, ओके। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।